जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखेंगे और किस प्रकार से उससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके कॉलेज में जितने भी दोस्त हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के, सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी इसका हल देख सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। आपके जब भी एग्ज़ाम हो जाएं, आप भी अपना पेपर जो है सेंड कर दिया करिए, जिससे उसका सॉल्यूशन करा दिया जाए। आपको आकलन करने में उसमें एक प्रकार से हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो पूरा लेक्चर देखने के बाद तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है कि वहाँ पर जो भी यहाँ क्लासेस कराई जाती हैं, जैसे कि ये सॉल्यूशन कराया जा रहा है, पूरा पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पेपर सेकंड है, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 AD टू 1700 AD तक। ये जो हमारा सिलेबस है, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हम उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेपर आपको पूरा दिखाया जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उसके पश्चात उसका सॉल्यूशन जो है कराया जाएगा। सॉल्यूशन आपको दिखा दिया जा रहा है कि ऐसे इस प्रकार से आपके हर एक प्रश्न का प्रिंटेड फॉर्म में सॉल्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा खंड आ में, जिसमें 10 प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के और सभी को हमें 50 शब्दों में करना होता है। उसमें हमारा पहला प्रश्न है सूफीवाद क्या है, सूफिज्म। दूसरा प्रश्न है शरीयत क्या है। तीसरा प्रश्न है भक्ति आंदोलन क्या है। चौथा प्रश्न है हमारा अमीर खुसरो के विषय में, रामानंद के विषय में। दासाला बंदोबस्त क्या है। दास प्रथा क्या है। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी, तुलसीदास के विषय में। और जजिया कर के विषय में। यह सभी आपके 10 प्रश्न हो गए जो कि आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। इसके आपको अभी आंसर जो है अच्छे से समझा दिए जाएंगे। इससे आपका क्या होगा कि आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी हैं वह आपकी तैयारी भी हो जाएगी। दूसरा जो है खंडबा, उसमें आपको 3 प्रश्न करने होंगे। 8 प्रश्न दिए होंगे, 8 में से कोई 3 आपको करने होंगे 200 शब्दों में, जो कि हर एक प्रश्न 10 अंक का होगा, जिससे आपको 3 प्रश्न, इसमें भी 30 नंबर मिल जाएगा। जिसमें दूसरा प्रश्न है सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह खंड ब का पहला प्रश्न और पूरे प्रश्नोत्तरी का आपके प्रश्न क्वेश्चन पेपर का यह दूसरा प्रश्न है। सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है भारतीय समाज एवं संस्कृति को सूफियों के योगदान की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है भक्ति आंदोलन के उदय एवं विकास पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है आपका भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का परीक्षण कीजिए। सातवां प्रश्न है सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। और आठवां प्रश्न है सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा का परीक्षण कीजिए। नौवां और अंतिम प्रश्न है आपका मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर जो है प्रश्न के साथ दिया जा सकता है, लेकिन वो मौखिक रूप में होगा, जिससे आप जो है रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने जो भी कमेंट किए हैं, आपके कमेंट के अनुसार पीडीएफ फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में इसके आंसर आपके लिख के लाए गए हैं और वहां से आपको सॉल्व कराए जाएंगे और वही पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर पाएँ। तो खंड सा में जो है 500 शब्दों में कोई एक प्रश्न लिखना होगा, उत्तर उसका, और 4 प्रश्न आपको जो है दिए रहेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है सल्तनत काल में दासों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। और 11वां प्रश्न है अकबर की भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न है मुगलों के अधीन व्यापार और वाणिज्य की विवेचना कीजिए। और 13वां और अंतिम प्रश्न है आपका अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की विवेचना कीजिए। ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। और यह जो पूरा सिलेबस है आपका पूरा कवर कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है, आपके पास समय है, तो बहुत ही कम समय में हर एक चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया गया है। वहाँ से अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो प्लेलिस्ट चेक करिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस की प्लेलिस्ट है, पेपर सेकंड क्लासेस की भी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वह कवर कराया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारे पेपर का पहला प्रश्न जो था सूफीवाद क्या है। सूफीवाद एक
इस्लामिक रहस्यवाद है जो एक ईश्वर में विश्वास करता है और सभी को अपने हिस्से के रूप में देखता है। यह व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने और आंतरिक शांति पाने के लिए वे के करीब जाने के लिए कई तरह के रास्ते प्रदान करता है, जैसे कि सूफियों के लिए स्वतंत्र विचार है और उदार सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। वे धर्म की औपचारिक पूजा, कठोरता और अतिवाद के खिलाफ हुआ थे, जो सूफी लोग थे। अगला प्रश्न हमारा है शरीयत क्या है। शरीयत एक प्रकार से इस्लामी कानून का एक सेट है जो इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित है। यह मुसलमानों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक मामले और सामाजिक संबंध। इन सब के नियंत्रित करने के लिए शरीयत इस्लामी कानून है, वह एक प्रकार से इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन एक प्रकार से धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जो भारत में मध्ययुगीन काल में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य था लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। भक्ति आंदोलनों के संतों ने स्थानीय भाषाओं में कविताएं लिखी और संस्कृत साहित्य का अनुवाद किया ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें समझ सकें। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न, अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी संत और कवि थे जिन्होंने 13वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए अपनी रचनाएं लिखी थी। उन्हें हिंदी और उर्दू साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताओं में प्रेम, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय के विषय शामिल हैं। बस आप सुनते रहिए, हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप सुने होंगे, कहीं पर पढ़े होंगे कि हमें एक प्रकार से सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती हैं, जिससे आपको मूवीज़ देखी हैं, देखी हुई बातें उसमें आपने सुनी रहती है, वह बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाती हैं। कोई कहानी हो आप पढ़ लीजिए, कुछ दिन में शायद भूल भी सकते हैं, परंतु जो आप देखे हों, सुने हों, वह कभी नहीं भूल सकते हैं, एक प्रकार से अगर आप रिवीजन करते रहें। तो अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, रामानंद के विषय में। रामानंद कौन थे? एक प्रसिद्ध हिंदू संत और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन से संप्रदाय के? वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंद थे। उन्होंने 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में रहते हुए अपनी शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाओं में भक्ति और प्रेम की महत्ता पर जोर दिया गया था। उन्होंने भगवान राम की पूजा को बढ़ावा दिया और उनके अनुयायियों को राम नाम का जाप करने के लिए प्रेरित किया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, दहसाला बंदोबस्त क्या था? दहसाला बंदोबस्त एक जमींदारी प्रणाली थी जो मुगल साम्राज्य में प्रचलित थी। इस प्रणाली में जमींदारों को सरकार द्वारा जमीन का एक हिस्सा दिया जाता था, जिसे उन्हें किसानों से लगान वसूलना होता था। इस प्रणाली में जमींदारों का सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी, जिसे दहसाला कहा जाता था। बहुत ही साधारण भाषा में है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, दास प्रथा। दास प्रथा एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। दासों को उनके मालिकों के लिए काम करना होता था और उन्हें कोई अधिकार नहीं होता था। दास प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, लेकिन इसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। ये सभी बातें आपने पढ़ी होंगी और यह बहुत ही एक प्रकार से जो दास प्रथा है, दहसाला व्यवस्था है, यह बहुत ही आसान है समझने में। कि जैसे कि दहसाला बंदोबस्त क्या है, एक जो सरकार होती है वह किसी व्यक्ति को जमींदार बना देती है और कुछ भूमि का टुकड़ा दे देती है। उतने क्षेत्र में किसानों से कर वसूल कर दहसाला एक फिक्स कर दी जाती थी सरकार से, और वही मात्रा जो है, वही उतना पैसा वह जो जमींदार होते थे वह देते थे वसूल करके। और क्या था इसके बाद? दास प्रथा। दास प्रथा में व्यक्तियों को दास बनाकर रखा जाता था। उनके आसानी से, जैसे कि किसी के पास कोई कर ले लिया या कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वह रुपयों के लिए दास बन जाता था। और जब दास बन जाते थे तो उनका कोई अधिकार नहीं रह जाता था। जो मालिक होते थे, जो कहते थे, वो उन्हें करना पड़ता था। तो यह जो थी बहुत ही खराब व्यवस्था थी, प्राचीन समय से यह चलती आ रही थी, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में आकर ख़त्म किया गया 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न हमारा है आठवां, मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी? मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही सीमित थी। उस समय बैंकिंग का काम मुख्य रूप से साहूकारों और व्यापारियों द्वारा किया जाता था। वे लोगों को ऋण देते थे और ब्याज वसूलते थे। मुगल सरकार ने भी बैंकिंग की व्यवस्था की थी, लेकिन यह बहुत ही सीमित थी। उस समय बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना था। आपने मूवीज़ जो पुरानी हो उसमें देखा होगा कि जो साहूकार होते थे वह व्यापारी को एक प्रकार से ऋण देते थे ब्याज के रूप में। ब्याज
पर देते थे और ब्याज के अनुसार वह उसे वसूलते भी थे। बहुत सी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हीरो के घर के लोग ब्याज पे ऋण ले लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, घर जब्त हो जाता है। ये सभी बातें पहले के समय में थी। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न, तुलसीदास जी के विषय में। तुलसीदास एक प्रसिद्ध हिंदू कवि और संत थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में रहते हुए अपनी रचनाएं लिखी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस है, जो भगवान राम की कहानी पर आधारित है। तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति और प्रेम की महत्ता पर जोर दिया और उनकी कविताओं में भक्ति, नैतिकता और आध्यात्मिकता के विषय शामिल हैं। अगला हमारा लास्ट खंड आ का लास्ट प्रश्न हमारा है जजिया। जजिया एक प्रकार का कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अर्थात जो हिंदू होते थे उनसे लिया जाता था। यह कर हिंदू ही नहीं, जैसे कि क्रिश्चियन होते थे उनसे भी लिया जाता था, सिख होते थे उनसे भी लिया जाता था, लेकिन जो मुसलमान होते थे उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था, अर्थात गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। यह कर इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार था, जिसमें गैर मुसलमानों को अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के बदले में सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी। जजिया कर को मुगल साम्राज्य में भी वसूला जाता था, लेकिन अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। बाद में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया, लेकिन यह बहुत ही अलोकप्रिय था। अंततः जजिया कर जो है 18वीं शताब्दी में समाप्त कर दिया गया था। ये आपका खंड अ समाप्त हुआ। खंड ब में आपका पहला प्रश्न और पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न जो है वह है सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफी मत एक इस्लामिक रहस्यवादी विचारधारा है जिसका उद्भव 8वीं शताब्दी में मध्य पूर्व में हुआ था। इसका उद्देश्य था इस्लाम के मूल सिद्धांतों को समझने और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करना। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत था वहदत अल वजूद। यह सिद्धांत बताता है कि ईश्वर और उसकी रचना जो है वह एक है। अगला सिद्धांत उनका था आंतरिक ज्ञान। सूफी मत संतों का मानना था कि आंतरिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। अगला उनका सिद्धांत था प्रेम और भक्ति। सूफी संतों ने प्रेम और भक्ति को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना है। त्याग और संयम। सूफी संतों ने दुनियावी वस्तुओं को त्याग और संयम का जीवन जीने की सलाह दी हुई है। यह आपका सूफी मत के विषय में प्रश्न हो गया। और अगला प्रश्न हमारा है अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी उसे का हमें वर्णन करना है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था, सुल्तान था, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया था। उसकी आर्थिक नीतियां कुछ इस प्रकार थी। पहली क्या थी? पहली वह कृषि सुधार किया था। अलाउद्दीन ने कृषि क्षेत्र में सुधार किए, जैसे कि सिंचाई प्रणाली का विकास किया और जमींदारी प्रणाली का भी सुधार उसने किया हुआ था। दूसरा उसने क्या किया? व्यापार और वाणिज्य। उसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई, जैसे कि व्यापार मार्गों का विकास और व्यापारिक करों को कम करना। अगला उसने क्या किया? मुद्रा सुधार किया। अलाउद्दीन ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किए, जैसे कि नए सिक्कों का चलन, मुद्रा के मूल्य को स्थिर उन्होंने किया। अगला उन्होंने क्या किया? राजकोष का प्रबंधन। उसने राजकोष का प्रबंधन करने के लिए कई नीतियां बनाई, जैसे कि राजस्व का संग्रह और व्यय का नियंत्रण उसने किया। तो ये सभी जो सिद्धांत उसने लाए, एक प्रकार से नियम लाए, इसके आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति में विकास होने दिखाई दिया। इन नीतियों के कारण अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है दिल्ली की सल्तनत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है आर्थिक विकास काफ़ी तेजी से हुआ था। चौथा प्रश्न हमारा है भारतीय समाज एवं संस्कृति को सूफियों के योगदान की विवेचना कीजिए। सूफी संतों ने भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन सा? पहला है धार्मिक सहिष्णुता। सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को प्रोत्साहित किया। ये आपका चौथा प्रश्न है, जिसमें ये दूसरा उनका क्या योगदान रहा? आध्यात्मिक ज्ञान। सूफी संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान को प्रसारित किया और लोगों को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। अगला उन्होंने का क्या योगदान रहा? सामाजिक सुधार उन्होंने किया। सूफी संतों ने सामाजिक सुधार की दिशा में काम किया, जैसे कि जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना और महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना।
अगला है साहित्य और संगीत। सूफी संतों ने साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि अमीर खुसरो की कविताएं और संगीत रचनाएं। शांति और अहिंसा। सूफी संतों ने शांति और अहिंसा की भावना को प्रोत्साहित किया और लोगों को विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ये सभी चीज़ें जो हैं सूफी संतों की भारतीय संस्कृति में योगदान रहे, जो कि धार्मिक सहिष्णुता, आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक सुधार, साहित्य और संगीत और शांति और अहिंसा, ये सभी योगदान रहे। पांचवा और छठवां प्रश्न का उत्तर हम एक में देखेंगे। भक्ति आंदोलन के उदय एवं विकास पर प्रकाश डालिए और भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का परीक्षण कीजिए। भक्ति आंदोलन जो है एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जो कि 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उदित हुआ था। इसके उदय और विकास के कारण जो हैं इस प्रकार हैं। पहला है कि वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रभाव से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। पुराणों का प्रभाव। पुराणों के प्रभाव से लोगों में भगवान के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई थी। संतों की शिक्षाएं। संतों की शिक्षाएं जैसे कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, किसने क्या दिया है ये सभी चीज़ें आपको बस ध्यान से सुननी है। समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो इसे बस आपको ध्यान से सुनना है और दिमाग में बैठाना है। आप इसको देखने के बाद जो PDF दिया जाए नोट्स, इसका आप रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए। अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ जैसे कि जाति प्रथा, धार्मिक कट्टरता ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की बात करें तो उसमें आते हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, मीराबाई और सूरदास। इन संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और लोगों को भगवान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर एक प्रकार से गहरा प्रभाव डाला हुआ था। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवां प्रश्न हमारा है सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन कुछ इस प्रकार था। पहला क्या है, जाति प्रथा। सल्तनत काल में जाति प्रथा बहुत मजबूत थी, जिससे लोगों को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। दूसरा है धार्मिक कट्टरता था। सल्तनत काल में धार्मिक कट्टरता बहुत आम थी, जिसमें लोग अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे। अगला है सामाजिक असमानता। सल्तनत काल में सामाजिक असमानता बहुत आम थी, जिसमें अमीर लोगों के पास बहुत अधिक शक्ति और संसाधन थे, जबकि गरीब लोगों के पास बहुत कम। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, जिसमें उन्हें बहुत कम अधिकार और स्वतंत्रता थी। शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो सल्तनत काल में शिक्षा और संस्कृति का बहुत महत्व था, जिसमें लोगों को शिक्षा और संस्कृति के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा है सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, उसका परीक्षण कीजिए। तो सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब थी। उनकी स्थिति अगर हम देखें तो पहला था पर्दा प्रथा चालू था। स्त्रियों में पर्दा में रहना पड़ता था, जिससे वे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। स्त्रियों के विवाह का निर्णय उनके परिवार लेते थे और उन्हें अपनी मर्जी से विवाह करने की अनुमति भी नहीं थी, जिससे भी वह बोल देते थे किसी बूढ़े से, किसी लंगड़े से, जिससे करवा देते थे, उनका विवाह सीधे हो जाता था। शिक्षा की बात करें तो स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें घरेलू कामों में ही सीमित रखा जाता था। अधिकार, स्त्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे और वे पूरी तरह से पुरुषों के अधीन थी। विधवा पुनर्विवाह। विधवा स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। अगला प्रश्न हमारा है मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी, जिसमें पहली है जागीरदारी प्रणाली। मुगलों ने जागीरदारी प्रणाली को अपनाया, जिसमें जमींदारों को जमीन का एक हिस्सा दिया जाता था, उन्हें उस जमीन से राजस्व वसूलना होता था। अगला है जमींदारी प्रणाली, एक प्रकार से इसको हमने देख लिया। अगला है राजस्व प्रणाली। मुगलों ने राजस्व वसूली के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई, जिसमें राजस्व अधिकारी जमीन का सर्वेक्षण करते थे और राजस्व वसूलते थे। किसानों की स्थिति। मुगलों के शासन में किसानों की स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें जमींदारों और राजस्व अधिकारियों के द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर है हमने अच्छे से सॉल्व करा दिया। कोई भी डाउट आपको इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन में हो तो आप पूछ सकते हैं, और किसी अन्य विषय का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वह भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। हमने बताया आपका जब भी पेपर हो आप भेज दीजिए, वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। बाकी जो भी किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स
रेगुलरली भेजा जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहे। पेपर अभी सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे पहले जो है रिवीजन क्लासेस भी चलाई गई थी कुछ सब्जेक्ट्स की, और अभी जो बाकी हैं वह भी कराई जाएंगी। लेकिन आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आया कि सर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए, उसके पास रिवीजन क्लास चलाइए। तो हमने हिंदी का सॉल्व करा दिया है, और हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सॉल्व हो गए हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपका जल्द ही आने वाला है। अन्य किसी और विषय को आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, जिससे अधिक से अधिक वीडियोज़ आपकी लाई जाएँ। और किसी यूनिवर्सिटी का आपको पेपर मिलता है तो हम उसका सोल्यूशन लाएंगे आपके लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।